हेलो एवरीवन, बैटमैन अकेडमी कांगड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज। आज जो पॉलिटी का चैप्टर हमने प्रेसिडेंट स्टार्ट करा हुआ था, आज हम उसको खत्म फिनिश कर देंगे। तो हम प्रेसिडेंट में टॉपिक में पढ़ रहे थे पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे पावर्स। हमने पढ़ ली थी, कुछ पावर्स हमने पढ़ ली थी। आज हम पावर्स पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर। तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी इमरजेंसी पावर होती हैं, तो देखते हैं हम। इमरजेंसी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपातकालीन। देखो, आपातकालीन जो इमरजेंसी सिचुएशन कब आती है, जब कंट्री में क्या सिचुएशन ढंग की ना, मतलब कंट्री में कुछ गड़बड़ी चली तो ही आपकी क्या क्या लगाई जाती है देश में, मतलब इमरजेंसी लगाई जाती है। ओके, देखो, इमरजेंसी इमरजेंसी जो ये कौन से पार्ट में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 18th पार्ट में लिखी हुई है। एक 18वें पार्ट में लिखी हुई है। और ये हमने जो इमरजेंसी का प्रोविजन लिया हुआ है वो किस कंट्री से लिया हुआ है, प्रोविजन लिया हुआ हमने जर्मनी से लिया हुआ है। मतलब बोरो कहाँ से करा हुआ हमने, जर्मनी से करा हुआ। वैसे जैसे हमने बाकी फंडामेंटल राइट वगैरह हमने अदर अदर कंट्री में से लिए हुए हैं, उसी तरह से इमरजेंसी का जो प्रोविजन लिया हुआ वो हमने कहाँ से लिया हुआ, कहाँ से बोरो करा हुआ, जर्मनी से करा हुआ है। ओके, तो इसका पार्ट 18 है और इसका प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया हुआ। अब देखो, इमरजेंसी जो होती है तीन तीन तरह की होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, देखो, नेशनल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, नेशनल मतलब राष्ट्रीय इमरजेंसी, इसका जो आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है 352। और फिर स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का है 360। ये आर्टिकल काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो याद कर लेना। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल होता है 352, फिर आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का। आप इस तरह से याद रख सकते हो। 352 में 4 ऐड कर दो, 356 बनेगा, फिर इसमें ऐड कर दो तो कितना बनेगा, 360 बन जाएगा। इस तरह से हम आर्टिकल याद कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आर्टिकल दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम वन बाय वन एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी नेशनल इमरजेंसी। देखो, नेशनल इमरजेंसी आगे ये फिर से तीन टाइप की है: एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, और थर्ड होती है आर्म्ड रिबेलियन। मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन का हो गया मतलब बाहरी आक्रमण। मतलब आप बाहरी आक्रमण मतलब बाहर का देश कोई एग्रेशन दिखा रहा है, या मतलब ये इमरजेंसी कब लगती है, जब बाहर का देश, कोई भी देश है, ठीक है, मतलब एक बोल सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक एरिया होगा। मान लो इंडिया का ले लो, ये इंडिया आपके पूरा पूरा एरिया, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एरिया पे क्या हो रहा है, मतलब कोई बाहर की कंट्री वहाँ पे अग्रेशन दिखा रही है। प्रॉपर वॉर नहीं बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। जैसे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। ये हमारी कंट्री में एक्सटर्नल एग्रेशन जो हुआ था, ये कब लगी थी, ये लगी थी 26 अक्टूबर 1962। तब क्या हुआ था, इंडिया चाइना का वार हुआ था। इंडिया एंड चाइना का वार हुआ था। ये एक्सटर्नल अग्रेशन के थ्रू हुआ था। और वार क्या होता है, वार मतलब प्रॉपर युद्ध चला हुआ है। मतलब हवा से भी, एयर से भी चला हुआ, मतलब नेवी भी चली हुई, हमारी एयरफोर्स भी और आर्मी भी प्रॉपर तरीके से युद्ध चला हुआ। वो तब तब कौन सी लगती है नेशनल इमरजेंसी, तब लगती है वॉर। और ये भी हमारी कंट्री में लगी हुई है। कब की लगी हुई है, 3 दिसंबर 1971। लास्ट में है आपकी आर्म रिविलियन। आर्म रिविलियन, देखो आर्म रिविलियन का पहले नाम क्या था, इसका नाम था पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस। फिर उसके बाद इसको क्या कर दिया था, इसका नाम से चेंज करके फिर क्या कर दिया था, आर्म रिविलियन कर दिया था। अगर मान, अब हमने क्या करा हुआ, यहाँ पे चेंज करा हुआ, मतलब अमेंड करा हुआ। तो इसके लिए कोई अमेंडमेंट भी हुआ होगा, तो इसके लिए मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस से इमरजेंसी का नाम हमने चेंज क्या करा हुआ था, आर्म रिविलियन। सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह आपको पता होना चाहिए कब लगता है, जब आपके मान लो जो एक मतलब स्टेट जो आपस में लड़ने लग पड़े, या फिर सेना ने विद्रोह कर दिया हो, तब आपका क्या लगता है, आर्म रिविलियन लगती है, ठीक है। और ये इसके लिए मैंने बोला पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस वर्ड था, उसके बाद चेंज क्या कर दिया, आर्म रिविलियन कर दिया। तो इसके लिए
संविधान में कुछ चेंज करा होगा, मतलब अमेंड करा होगा, तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट था? इसके लिए अमेंडमेंट था 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट 1978। तब आपका वर्ड चेंज, इंटरनल डिस्टर्बेंस से वर्ड क्या चेंज कर दिया था? आर्म रिविलियन चेंज कर दिया था इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 44th अमेंडमेंट 1978। तो आर्म रिविलियन के थ्रू भी इंटरनल, तब आप वर्ड क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण भी इमरजेंसी लगी हुई है। तो ये कब लगी थी? 25 जून 1975, 1975। तो देखो, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है, ये 3 टाइप की होती है: एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और आर्म रिविलियन। और हमारे देश में ये तीनों रीजन के कारण लगी है। एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू भी लगी है, वॉर के थ्रू भी लगी है, और आर्म रिविलियन के थ्रू भी लगी है। ये स्पेसिफिक डेट पूछी जाती है सीधी सीधी। तो एक्सटर्नल एग्रेशन कब लगा हुआ था, ये मैंने आपको बताया। तो ये किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए लगती है। मतलब कोई आपका, जैसे मैं इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, वो लद्दाख के एरिया में होता था। मतलब प्रॉपर आपकी सिर्फ ओनली आर्मी, मतलब जो स्थल सेना होती है, वही इसमें वही लड़े थे। मतलब एयरफोर्स और नेवी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। तो मतलब, तो तब कौन सी इमरजेंसी लगी थी? तब एक्सटर्नल एग्रेशन लगा हुआ था। वॉर 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 कब हुई थी? जब 3 दिसंबर 1971, तब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर हुई थी। तब क्या हुआ था? जो बांग्लादेश क्या कर दिया था हमने? बांग्लादेश बना दिया था। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था 3 दिसंबर 1971 को। ओके। और इंटरनल डिस्टर्बेंस, देखो यहाँ पे वर्ड चेंज करा हुआ, तो ये आपकी इमरजेंसी जो लगी थी, थर्ड वाली आर्म रिविलियन, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगी हुई थी। तब आपका वर्ड चेंज क्या कर दिया था? उसके बाद ये वर्ड चेंज करा हुआ आर्म रिविलियन। और इस टाइम पीएम कौन थी? इस टाइम पीएम थी इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अहमद अली। ओके। और अगर मान लो यहाँ पूछ लिया जाए, यहाँ पे पीएम कौन थे? यहाँ पे पीएम थे 1962 में, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, पंडित जी। और प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम? तो प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और जब आपकी 1971 में हुई थी, तो इस टाइम पीएम कौन थे? पीएम तो 71 का टाइम चला हुआ था, पीएम तो इंदिरा गांधी ही होंगे। और प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। अब देखो, यहाँ हमने बात करी हुई है आर्म रिविलियन की। तो देखो, वैसे मैंने लोकसभा पढ़ाई हुई है। तो लोकसभा जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो लोकसभा का टेन्योर जो कितना, 1 साल बढ़ जाता है। ओके। लोकसभा का टाइम एक साल बढ़ जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी के थ्रू हमारा लोकसभा का टाइम कितनी बार बढ़ा हुआ था? मतलब किस इमरजेंसी के थ्रू बढ़ा हुआ था? वो सिर्फ ओनली किस इमरजेंसी के थ्रू बढ़ा हुआ था? वो आर्म रिविलियन के थ्रू बढ़ा हुआ था। तो कितना टाइम हो गया था? 1975 से ये कब तक चली थी? ये चली थी 1977 तक से चली हुई थी। मतलब ये चली थी 1970, मतलब 1975 से 1976 चली हुई थी। फिर उसके बाद भी सिचुएशन सही नहीं हुई थी। फिर 1976 से 70 तक चली थी। मतलब 2 साल तक लोकसभा का टेन्योर क्या इसमें इंक्रीज हुआ था आर्म रिविलियन के थ्रू। ओके। तो आपसे पूछ लिया जाए, अगर जो आर्म, मतलब जो इमरजेंसी के थ्रू, जब हमारी इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम जो हमारा लोकसभा का टेन्योर कितनी टाइम, मतलब कितनी बार हमारा लोकसभा का टाइम बढ़ा हुआ है? तो कितनी बार टाइम बढ़ा हुआ है, इसको देख लेना। टाइम जो पूछेंगे, मतलब ये सिचुएशन कितनी बार बढ़ी हुई है, वो एक बार लगी हुई है। लोकसभा का टाइम एक बार बढ़ा हुआ। अगर उन्होंने टाइम पूछ लिया ना, समय पूछ लिया, तो समय कितनी बार आएगा? 2 साल। देख लेना किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। उन्होंने पूछा, अब उन्होंने सीधा मेंशन किया होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर उन्होंने टाइम पूछा होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल। अगर टाइम पूछा तो 2 साल, और उन्होंने पूछ लिया कितनी बार मतलब कितनी बार लगी हुई है, तो वो आर्म रिविलियन के थ्रू एक बार ही लगी है। और लोकसभा का टाइम आपका 2 बार बढ़ा हुआ, 2 साल बढ़ा हुआ है। ओके। तो ये हमारी नेशनल इमरजेंसी हो गई। अब देखो, इसके लिए कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी हुए थे, जो हम कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं। जैसे एक अमेंडमेंट है आपका, जैसे हमने बात करी थी 1975 में, जब कौन थी आपकी पीएम थी इंदिरा गांधी, और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अहमद अली। तो पहले क्या होता था?
देखो पहले क्या होता था, सिर्फ जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते थे वो सिर्फ प्रेसिडेंट को सीधे बोलते थे कि मतलब रिटन में नहीं देते थे, मतलब ऑरल बोलते थे। हाँ, प्रेसिडेंट को सीधे बोलते थे कि इमरजेंसी लगा दो, और प्रेसिडेंट क्या करते थे, पहले सीधे ही इमरजेंसी लगा देते थे। फिर उसके बाद एक इन्होंने अमेंडमेंट करा, उन्होंने अमेंडमेंट करा हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट में क्या बोला, इस अमेंडमेंट में बोला कि जो प्रेसिडेंट जो होंगे, देखो इमरजेंसी आपको पता है कौन लगाता है, इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही लगाएंगे, पर किससे मतलब प्रेसिडेंट को बोलेगा कौन, बोलेगा आप प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया हुआ था साइनिंग अथॉरिटी लास्ट में कौन होती है, वो होती है प्रेसिडेंट। देखो सारे के सारे काम करता कौन है, काम करते हैं जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मतलब मंत्री परिषद होता है, साथ में प्रधानमंत्री होते हैं। और जो फिर लास्ट में एग्जीक्यूट करने वाला कौन होता है, एग्जीक्यूट करने वाला होता है प्रेसिडेंट होते हैं। तभी तो बोलते हैं साइनिंग अथॉरिटी कौन होती है, प्रेसिडेंट होती है। बोलने का मतलब यही हो गया कि बिल किसके नाम से फाड़े जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से फाड़े जाते हैं। मतलब लास्ट में जो, अगर आपको लास्ट में जो पकड़े जाएंगे तो वो मतलब अगर मान लो काम सही रहा तब तो प्रेसिडेंट चला रहेगा वैसे। अगर मान लो काम सही नहीं हुआ तो वो लास्ट में जो साइनिंग अथॉरिटी होती है उसी पर्सन का नाम होता है, तो मतलब लास्ट में प्रेसिडेंट का नाम लगेगा अगर काम सही नहीं हुआ तो, ठीक है। तो बोलने का फिर इसके बाद इन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया था 42nd अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट में क्या बोला, जो आपकी कैबिनेट जो होगी, कैबिनेट क्या करेगी, कैबिनेट रिटर्न में देगी, लिख के देगी कि किसको देगी, प्रेसिडेंट को लिख के देगी कि हाँ प्रेसिडेंट को, जो आपकी कैबिनेट है बोलेगी, क्या बोलेगी, प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगा दो, तब आपके प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले सीधे मतलब बोल दिया अब इमरजेंसी लगा दो, पहले ऐसे इमरजेंसी लगाते थे। फिर ये अमेंडमेंट करा 42nd अमेंडमेंट 1976। उसके बाद क्या बोला हुआ था, फिर उसके बाद रिटर्न में देंगे, फिर उसके बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे। फिर एक दो अमेंडमेंट और हैं, एक अमेंडमेंट था 38th अमेंडमेंट 1975। इस अमेंडमेंट में क्या बोला हुआ था, इस अमेंडमेंट में बोला हुआ था जो आपकी इमरजेंसी जो लगती थी, तो इसको क्या रखा हुआ था, जो आपकी जुडिशियल रिव्यू से इसको इम्यून रखा हुआ था, इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। बोलने का ये मतलब हो गया, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला हुआ था कि जो भी इमरजेंसी लगेगी उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कोर्ट वगैरह में कोई काम नहीं चलेगा। जैसे मर्जी इमरजेंसी में जो मर्जी काम हो, कोई भी मतलब कोर्ट में उसका कोई काम नहीं होगा, कोर्ट में उसकी कोई देख रेख नहीं होगी, सीधा सीधा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री है। फिर उसके बाद इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया था, फिर कौन सा अमेंडमेंट करा हुआ था उन्होंने करा हुआ था 44th अमेंडमेंट 1978। इस अमेंडमेंट में क्या बोला, इस अमेंडमेंट में दो बातें करी हुई थी, इस अमेंडमेंट में दो बातें करी थी। इसमें पहली बात तो ये बोली थी, जो प्राइम मिनिस्टर जो है ये क्या करेंगे, अकेले जो है डिसीजन अकेले कभी भी लेंगे इमरजेंसी का। प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक डिसीजन अलोन, मतलब उनको मंत्री परिषद हो गया, प्रेसिडेंट, उनसे कंसर्न करके इमरजेंसी लगा सकते हैं, ओके। और दूसरी क्या बात बोली थी इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें बोला था जो आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे, फिर जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाएगी। अगर मान लो उन्होंने कोई गलत काम करा हुआ तो मतलब उनको जुडिशियल मतलब कोर्ट में अगर कोई केस चला तो उनको कोर्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। बोलने का मतलब ये हो गया, पहले इन्होंने क्या रखा हुआ था, जुडिशियल से इमरजेंसी का कोई हिसाब किताब नहीं रखा हुआ था। फिर उन्होंने 44th अमेंडमेंट 1978 रखा था, तब जो आपके प्राइम मिनिस्टर अगर इमरजेंसी में कुछ गड़बड़ी कुछ करी हुई कुछ भी होगा तो उनको एक जुडिशियल रिव्यू से गुजरना पड़ेगा। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1978 में 2, 3, 4 अमेंडमेंट हुए थे। यहाँ पे क्या हुआ था, पहले तो आपकी कौन सी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद 1978 में कौन आया था, जनता पार्टी सत्ता में आई थी, और पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई थे। तब इन्होंने क्या करा, सारे के सारे डिसीजन तो किसके अपोजिट लिए थे, कांग्रेस के अपोजिट लिए थे। मतलब जो इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने कानून रखे हुए थे, फिर मोरारजी देसाई ने काफ़ी कानून चेंज करे हुए थे। जैसे मतलब प्राइम मिनिस्टर उनको जुडिशियल रिव्यू से गुजरना ही पड़ेगा, इमरजेंसी इन्होंने क्यों लगाई बताना पड़ेगा, क्या रीज़न है क्या नहीं है। और क्या बोला था, प्राइम मिनिस्टर जो अकेले डिसीजन कभी नहीं लेंगे इमरजेंसी लगाने के लिए, मतलब
कंसर्न करना पड़ेगा। और भी इन्होंने जैसे ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस, ये भी इन्होंने 44th अमेंडमेंट 1978 के अकॉर्डिंग ही इन्होंने बात करी हुई थी। तो ये कुछ अमेंडमेंट है जो इमरजेंसी के अकॉर्डिंग बात करी हुई थी। अब देखो इसमें क्या एक दो बातें और हैं। मान लो आपका इमरजेंसी के लिए जो आपका बिल जो पास कराना पड़ता है, जो सदन में नौवाडे किस तरह से बिल पास कराना पड़ता है, जो बिल आपको मान लो लोकसभा से फिर बिल कहाँ जाता है, राज्यसभा से फिर आपका प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो बिल आपका ये पूछ सकते हैं किस मेजोरिटी से पास होता है। जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो बिल आपका कौन सी मेजोरिटी से होगा, 2/3 मेजोरिटी। मतलब ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी से आपका बिल पास होगा तभी आपकी नेशनल इमरजेंसी आपके कंट्री में लगेगी। और जो आपकी इमरजेंसी जो होती है, नेशनल इमरजेंसी जो होती है, इसके लिए क्या बात करी हुई थी, मतलब ऐसे पूछ सकते हैं ये कितने टाइम के लिए लगती है। तो देखो ये मिनिमम कितने टाइम के लिए लगती है नेशनल इमरजेंसी, ये लगती है मिनिमम 6 मंथ के लिए। ओके, अगर 6 मंथ के लिए लगी, अगर 6 मंथ से उन्होंने आगे लेनी है प्लस 6 मंथ फिर 6 मंथ फिर 6 मंथ, तो फिर क्या होता है जैसे 6 मंथ पूरे हुए तो फिर उसके बाद फिर इनको क्या करना पड़ेगा, इनको फिर क्या 2 मंथ के अंदर 2 मंथ नहीं होगा, फिर इनको 1 मंथ के अंदर जो बिल जो होगा पास कराना पड़ेगा सदन से। फिर उसके बाद 6 मंथ फिर हो गया। फिर अगर आपकी सिचुएशन सही नहीं हुई तो फिर 6 मंथ, फिर इस तरह से आपका 1 मंथ में जल्दी से जल्दी वो पार्लियामेंट से क्या करेंगे, बिल पास करा देंगे और 6 मंथ आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो अगर मैक्सिमम पूछ लिया, मैक्सिमम कब तक आपकी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, मिनिमम 6 मंथ होगा और बिल जो होगा आपका 1 मंथ में पास हो जाना चाहिए। अगर इन्होंने मैक्सिमम पूछ लिया तो मैक्सिमम कितना टाइम होता है, ये होता है अनलिमिटेड। मतलब अनलिमिटेड बोलने का मतलब ये हो गया जब तक आपकी क्या सिचुएशन सही नहीं हुई तब तक आपकी इमरजेंसी लगी रहेगी। ये सारा का सारा हो गया। ओके, अब इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है आपका नेशनल इमरजेंसी के थ्रू। देखो नेशनल इमरजेंसी के थ्रू आपके सारे की सारी पावर किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं, सेंटर के पास आ जाती हैं। आपके सारे के सारे जितने भी हैं फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिए जाते हैं। सिर्फ कौन से आपके फंडामेंटल राइट रह जाते हैं, वो कौन से फंडामेंटल राइट रह जाते हैं आपके, अगर वॉर मान लो आपकी आर्म रिविलियन के थ्रू लगी हुई है, मतलब इसके थ्रू लगी हुई है, तब आपके कौन से फंडामेंटल राइट आपसे रहे, मतलब बाकी तो आपके सारे के सारे आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिए जाते हैं। एक्सेप्ट कौन से आपके पास रह जाते हैं, तो वो कौन से रह जाते हैं, आर्म रिविलियन के थ्रू लगी हुई है तब आपके कौन से रहेंगे, 19, 20 और 21। और अगर वॉर के थ्रू लगी हुई है और एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू लगी हुई है तो आपके कौन से बच जाते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट आपके पास रह जाते हैं, तो वो आर्टिकल 20 और 21 रह जाते हैं। अगर उन्होंने आर्म रिविलियन पूछा तो इसमें एक और ऐड हो जाता है आर्टिकल 19। देखो हम फंडामेंटल राइट आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा, बस आपको इतना याद रखना जो आपकी आर्म रिविलियन लगती है तो फंडामेंटल राइट आपके पास कौन कौन से रह जाते हैं, 19, 20, 21। और आपकी वार या एक्सटर्नल अग्रेशन के थ्रू लगे तो 20 और 21 आपकी फंडामेंटल राइट आपके पास रह जाते हैं, बाकी सारे ही आपसे छीन लिए जाते हैं। ओके, तो ये होगी आपकी नेशनल इमरजेंसी हो गई, एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर और आर्म रिविलियन के थ्रू हमारी 3 टाइप की नेशनल इमरजेंसी होती हैं। ठीक है, ये और तीनों रीजन के कारण लगी हुई हैं। और आपसे अगर पूछ लिया जाए हमारे जो लोकसभा का टेन्योर कब बढ़ा हुआ है तो वो किसके कारण बढ़ा हुआ है, वो आर्म रिविलियन के थ्रू ही हमारा लोकसभा का टेन्योर बढ़ा हुआ है। बाकी और किसी भी इमरजेंसी के थ्रू हमारा लोकसभा का टेन्योर नहीं बढ़ा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने नेक्स्ट आपकी आ गई स्टेट इमरजेंसी। देखो स्टेट इमरजेंसी क्या होती है, जिसको स्टेट इमरजेंसी को और क्या बोलते हैं, इसको हम और क्या नाम, इसके 2 और नाम भी हैं, इसको बोलते हैं और क्या बोल देते हैं, इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोल देते हैं और क्या बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखो ये कब लगती है, तब आपके स्टेट में, अगर आपके स्टेट में सिचुएशन सही ना हो, मतलब किसी एक सिंगल स्टेट में आपकी सिचुएशन सही ना हो, मान लो आपकी किसी स्टेट में आपके सीएम है, ठीक है, अगर सीएम ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो आपको पता है आप ये हाउस या विधानसभा का हाउस कभी भी छोड़ते नहीं है, तो उस टाइम फिर उसके बाद उनका क्या था, 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ता है, इलेक्शन
इलेक्शन कराने पड़ते हैं, तो उस 6 मंथ, देखो 6 मंथ तक वो क्या हो गया, एक स्टेट मतलब खाली पड़ गया, तो खाली तो छोड़ते नहीं, तो इसलिए वहाँ पे क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। और प्रेसिडेंट ने एक स्टेट में क्या अपना एक पर्सन छोड़ा था, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर। गवर्नर जो किससे कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे, फिर प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं गवर्नर को, हाँ भाई क्या है, स्टेट इमरजेंसी लगा दो स्टेट में। अगर अब जब तक सिचुएशन सही ना हो तो फिर गवर्नर क्या लगा देते हैं स्टेट में, स्टेट इमरजेंसी लगवा देते हैं। तो इस तरह से आपकी स्टेट इमरजेंसी लगती है। ओके, और इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। देखो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी अभी स्टेट में लगी हुई है, सिर्फ ओनली किस स्टेट को छोड़ के, ये भी पूछ सकते हैं किस स्टेट को छोड़ के नहीं लगी हुई है। तो देखो पहले हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इमरजेंसी किस स्टेट में लगी हुई है। तो सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखो आप स्टेट इमरजेंसी आप इस तरह से भी आ सकते हैं, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, तो लगाने वाले कौन हो गए, प्रेसिडेंट ही लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी आपकी कहाँ पे लगी हुई है, तो वो लगी हुई है यूपी में लगी हुई है। ठीक है, वो कितनी है, डेज दिए हुए हैं, 1700 दिन दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद कौन किसका नंबर आता है, फिर उसके बाद आपको बस इतना याद रखना, यूपी में सबसे ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, अगर उन्होंने टाइम पूछा, टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे हुआ, तो वो कौन सा आपका पंजाब होगा। ठीक है, अगर उन्होंने ये पूछा कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी कहाँ पे लगी हुई है, कितनी बार मतलब मतलब कितनी बार लगी हुई है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगी है, कौन सी स्टेट में लगी है, तो वो होगा, वो उसका आंसर हो जाएगा यूपी। अगर उन्होंने टाइम के परफेक्ट टाइम टाइम के लिए पूछ ली, तो टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे होगा, पंजाब होगा। तो पंजाब में देख लो 3510 डेज के लिए इमरजेंसी लगी हुई थी। ओके, और आपको पता होना चाहिए हर एक मतलब इंडिया के हर एक स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है, सिर्फ ओनली दो को छोड़ के। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका कौन है, एक तेलंगाना होगा, तेलंगाना है, दूसरा और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे इमरजेंसी नहीं लगी हुई, बाकी सभी ही जो स्टेट इमरजेंसी बाकी सभी ही स्टेटों में लगी हुई है। ओके, देखो जैसे हमने बात करी हुई थी स्टेट इमरजेंसी के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई क्या होता है, इसमें अगर मान लो आपके फंडामेंटल राइट वगैरह पे कोई मतलब इतना फर्क पड़ता नहीं है। ओके, और इन्होंने पूछ लिया बिल का जो आपका बिल जो होता है, बिल पास करवाना पड़ता है, आपको पता होगा लोकसभा जो भी सदन पहले होगा, लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के पास आता है। ठीक है, तो ये बिल कौन से, वही होता है मेन स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू चलेगा आपका बिल। और ये आपसे पूछा जा सकता है, ये जो इसका जो मिनिमम टेन्योर जो होता है, मिनिमम टेन्योर कितना होता है, 6 मंथ के लिए लगेगी। ठीक है, 6 मंथ के लिए, और मैक्सिमम कितना टाइम होता है इसका स्टेट इमरजेंसी का। देखो मैंने यहाँ बोला लोकसभा, लोकसभा से फिर राज्यसभा, राज्यसभा के बाद किसके पास बिल जाएगा, प्रेसिडेंट। तो बिल जो आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ओके, और क्या होता है, 6 मंथ हमने जैसे, फिर अगर 6 मंथ, फिर उसके बाद 6 मंथ। ठीक है, फिर तो अगर 6 मंथ कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद जो होता है, जो बिल जो होता है, इसके लिए बिल इंपॉर्टेंट है, बिल कितने मंथ से तक उन्होंने पास करवाना पड़ता है। तो बिल का टेन्योर रखा हुआ है यहाँ पे 2 मंथ रखा हुआ है। ओके, अगर उन्होंने पूछा जो आपकी कौन सी थी, नेशनल इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी के लिए बिल जो कितने टाइम का था, 1 मंथ का था। पर अगर स्टेट इमरजेंसी के बिल पूछा तो आपको बिल जो था 2 मंथ के अंदर पास करवाना पड़ता है। ठीक है, और मिनिमम टेन्योर कितना है इसका, 6 मंथ तक लगती है। उसके बाद फिर बिल जो 2 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, और मैक्सिमम नेशनल इमरजेंसी आपकी मैक्सिमम अनलिमिटेड थी। पर स्टेट इमरजेंसी तो इसका जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो कितना होता है, 3 साल होता है, 3 ईयर्स होता है। अगर मान लो अगर सिचुएशन आपकी 3 साल तक ठीक नहीं हुई, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या कर देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देते हैं। अगर 3 साल से आगे लेना होगा तो इसके लिए फिर क्या होते हैं, अमेंडमेंट कराना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड करेंगे तो फिर आगे क्या हो गए, आपकी स्टेट इमरजेंसी लगेगी। ओके, तो ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में हो गया। नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकालीन। देखो वित्तीय आपातकालीन कब आपकी कंट्री में लगेगा, जब आपके देश में क्या फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ जाएंगे, तब आपका ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। ओके, तो अभी तक हमारी कंट्री में कभी भी इसका आर्टिकल मैंने आपको बताया था, कितना आर्टिकल था, इसका आर्टिकल था 360। और हमारे देश में अभी तक आपको पता है कभी भी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में नहीं लगी है। और इसका अगर आपसे पूछ ही लिया जाए, अभी तक हमारे
कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा हुआ, तो वो यही आर्टिकल है 368 अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं? नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर मान लो हमारी कंट्री में लगे तो इसमें क्या होगा, जो इतने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे उनकी क्या हो जाती है, सैलरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है। ओके, और इसका जो मिनिमम टेन्योर जो होता है कितने टाइम के लिए लगती है, मिनिमम जो होता है 6 मंथ, वही सिस्टम रहेगा। और जो अगर मैक्सिमम पूछ लिया फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो मैक्सिमम इसका टेन्योर जो होता है वो कितना होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और इसका बिल जो होता है, बिल कितने टाइम के लिए पास हो जाना चाहिए, मान लो यही जो वही सिस्टम रहा 6 मंथ, फिर आगे 6 मंथ, फिर उसका 6 मंथ, तो 6 मंथ से जैसे ही अगर आगे टाइम चला गया, हमें बिल कितने मंथ में पास करवाना पड़ता है, तो वो बिल 2 मंथ के अंदर जल्दी जल्दी पास करवाना पड़ता है। फिर आगे 6 मंथ के लिए आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, तो बिल इसके लिए कितने टाइम में पास करवाना पड़ता है, 2 मंथ के लिए। ओके, तो देख लेना आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए बिल 2 मंथ में पास करवाना पड़ता है। और अगर दूसरी कौन सी थी आपकी स्टेट इमरजेंसी, तो उसमें भी आपका बिल जो होता है 2 मंथ, और नेशनल इमरजेंसी में होता है सारा का सारा जो आपकी बिल जो होता है, मतलब नेशनल इमरजेंसी जो बिल जो होता है वो कितना 1 मंथ के अंदर पास करवाना पड़ता है। और मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर देख लेना कितने कितने टाइम के लिए होती है। ओके, आपका चैप्टर ये समाप्त यहीं पे होता है इमरजेंसी। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना। और अगर आप इसी तरह अगर कंप्लीट मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो हम ऑफलाइन कोचिंग देते हैं। ये हमारा एड्रेस है, कहाँ पे है, अंशुमाली भवन ऑफिस कांगड़ा में हम ऑफलाइन कोचिंग देते हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो। ओके, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।